हम 6 बहनें थीं। भाई कोई नहीं था। सबकी सब आपस में कुछ अलग, कुछ एक जैसी, लेकिन मैं सबसे बड़ी। शायद इसीलिए माँ की सबसे ज़्यादा नज़रों में भी मैं थी और जिम्मेदारियों में भी। अब्बा एक सीधे साधे सरकारी क्लर्क थे। रोज़ सुबह वक्त पर दफ्तर जाते और शाम को थके हारे वापस आते। अम्मा वो अलग ही किस्म की औरत थी। ना ही वो रवायतों वाली घरेलू औरत और ना ही खामोश औरत। वो बेबाक थी। मैट्रिक पास, बोलने का सलीका, चलने का अंदाज, हर चीज़ में खुद एतमादी। मोहल्ले वाली औरतें उनसे कतराती थीं। मर्द नजरें चुराते थे और बच्चे उनसे डरते थे। अम्मा किसी फिल्मी किरदार की तरह थी जो अपने उसूल खुद बनाती है और उन्हें तोड़ने का हक भी सिर्फ खुद रखती है। अब्बा बस हल्का सा मुस्कुराकर खामोश हो जाते। वो माँ के इश्क में अंधे नहीं थे, बस बहुत सीधे थे। मोहल्ले वाले हमें वो लोग कहते थे। कुछ तो हम इस्लाम भी नहीं करते थे और अम्मा को तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन मैंने अम्मा से पूछा, आप और अब्बा की शादी कैसे हुई थी? अम्मा ने एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी। तुम्हारे अब्बा रोज उस सड़क से गुजरते थे। पहले एक दूसरे को देखा, फिर सलाम दुआ, फिर चाय, फिर फ़ोन, और एक दिन सीधे कोर्ट। फिर हंसते हुए कहने लगी, तुम्हारी दादा दादी ही तो मुझे देख कर कहा था, ये लड़की तो हमारे घर की नहीं लगती। मैंने अब्बा से कहा, या तो कोर्ट चलो या मैं चली जाऊंगी वापस, और तुम्हारे अब्बा सीधे कोर्ट। अम्मा की बातों में फ़ख्र होता था और मेरे अंदर कहीं एक सवाल जागता था कि क्या सब माएँ ऐसे ही करती हैं? क्या हर मोहब्बत रिश्तों को रोंद कर आगे बढ़ती है? लेकिन बचपन में ऐसे सवाल सिर्फ दिमाग में गूंजते हैं, ज़ुबान तक नहीं आते। हम किराए के घर में रहते थे। दादी, चचा, फूफियाँ, किसी का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब्बा ने शादी के बाद सब रिश्ते तोड़ लिए थे। मैंने आंख खोली तो अम्मा को ऐसा ही पाया। उनके अंदाज, उनकी खुद-एतमादी, उनका हर फैसला, वो सब मेरे अंदर बसने लगा था। मैं उनकी बेटी थी और मुझे लगता था दुनिया को पीछे छोड़कर जीना शायद यही होता है। अब्बा और अम्मा के बीच खामोशी आ चुकी थी, मगर ज़िंदगी रुकी नहीं थी। कुछ महीने गुजरे तो अम्मा ने दोबारा फैक्ट्री जाने की इजाज़त मांगी। सबसे छोटी बहन 1 साल की हो चुकी थी और घर का खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा था। अब्बा ने पहले इनकार किया, लेकिन अम्मा ज़िद पर उतर आई। आखिरकार मान गए। अम्मा फिर से सुबह तैयार होकर घर से निकलने लगी। हाथ में वही पुराना हैंडबैग, साड़ी के नीचे साफ सुथरी चप्पल और बालों में वो मखसूस क्लिप जो हमेशा एक ही तरफ लगाती थी। जब वो पहली बार फैक्ट्री गई तो छोटी बहन को साथ ले गई। बाकी सब बहनें स्कूल जाती और मैं, चूँकि सबसे बड़ी थी, अब्बा और अम्मा की गैर मौजूदगी में घर के निगरान बन गई। अम्मा सुबह जाते हुए कहती, चूल्हे पर सालन पड़ा है, सबको रोटी खिला देना और बर्तन धो के रख देना, मैं शाम को देखूंगी। मैं सर हिला देती और जैसे अम्मा का दरवाज़ा बंद होता मेरे हाथ घर के कामों में चलने लगते। अम्मा शाम को आती, कुछ थकी थकी मगर मुतमईन। वो पूछती, खाना खाया सबने? मैं कहती, जी अम्मा। वो शाबाश देती और छोटी बहन को गोद में लेकर थोड़ी देर लेट जाती। थोड़े ही दिनों में घर के हालात बदलने लगे। सबसे पहले फ्रिज आया, फिर टीवी और उसके बाद वॉशिंग मशीन। अब्बा की तनख्वाह से तो ये सब मुमकिन न था। ये सब अम्मा की कमाई का कमाल था। अम्मा को खुद भी खुशी होती। वो नई साड़ियाँ लाने लगी, बच्चियों के लिए कपड़े, कभी जूते, कभी चॉकलेट। टीवी आने पर तो जैसे घर में त्यौहार सा लग गया। हम सब बहनें शाम को अम्मा के आने का इंतज़ार करती और जैसे ही वो आती, खाना खाकर सब टीवी के आगे बैठ जाती। कहो ना प्यार है, काहे, और ऐसे इंडियन ड्रामे देखने का शौक़ हमें वहीं से लगा। अम्मा भी हमारे साथ बैठ जाती और कहती, बस एक किस्त देख लेते हैं, फिर सब अपने काम करो। लेकिन एक किस्त 2 किस्तों में बदल जाती और फिर शाम गुजर जाती। पहले जो काम मैं अम्मा के आने से पहले निपटा लेती थी, वो रह जाते। कभी बर्तन सुबह के लिए रह जाते, कभी घर गंदा रहता। हमारी ज़िंदगी अब सहूलियात से भर रही थी, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी। अम्मा की तनख्वाह अच्छी थी और वो कई बार बोनस भी लेकर आती। कभी आम, कभी बिस्किट, कभी खिलौने। वो अपनी थकन भी भूल जाती जब हम सब खुश होते। अब्बा को अम्मा की नौकरी का फ़ायदा तो नज़र आता था, लेकिन वो उनकी बदलती आदतों से चुपचाप उलझते जा रहे थे। अम्मा अब इतनी थकी होती कि खाने के बाद बस टीवी के आगे बैठ जाती। उनके फैशन में भी तब्दीली आ रही थी। पर्स बदल गया था, जूते भी ऊंची एड़ी वाले आ गए थे। अब्बा आते, खामोशी से खाना खाते और फिर किसी अखबार के नीचे छुप जाते। वो अब ज़्यादा देर नहीं रुकते थे। उनकी आंखों में कुछ सवाल होते
लेकिन वो ज़ुबान पर नहीं आते थे। और हम सबको बस एक नया किस देखना होता, एक नया सीन, एक नया डायलॉग। टीवी का रिमोट अब्बा के हाथ में होता, लेकिन चैनल वही लगता जो अम्मा चाहती। अब्बा ने खामोशी से सब कुछ कबूल कर लिया था, या शायद सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे। उनके चेहरे पर कई बार ऐसे तासुरात आते जो हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन अब मैं महसूस करने लगी कि कुछ बदल रहा है। अम्मा का रवैया, उनकी बातें, उनका रोज़ का तैयार होकर जाना और शाम को बसा औकात महंगी चीज़ें लेकर आना, ये सब अब्बा की आंखों से छुप नहीं रहा था। एक दिन जब अम्मा काम से वापस आई तो उनके हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। उसमें हमारे लिए जूते, चॉकलेट्स और खुद के लिए कीमती परफ्यूम। अब्बा ने टीवी का रिमोट मेज़ पर रखते हुए पूछा, ये सब कहाँ से आया? अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, फैक्ट्री से बोनस मिला है, बॉस ने सबको दिया। अब्बा खामोश हो गए। उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो बैग देर तक घूरते रहे। फिर ऐसे वाक़यात बढ़ने लगे। अम्मा कभी महंगी लिपस्टिक लाती थीं, कभी परफ्यूम, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि अम्मा को फैक्ट्री की गाड़ी घर छोड़ने आई। वो भी ड्राइवर के साथ नहीं, बल्कि फैक्ट्री का एक मर्द वर्कर उन्हें खुद छोड़ने आया। हम बहनें दरवाजे पर थी। अम्मा गाड़ी से उतरी और उस आदमी को कहती सुनाई दी, चाय का वक्त नहीं, फिर कभी। ये बात शायद अब्बा ने भी खिड़की से देखी। उस दिन शाम को अब्बा बहुत देर तक खामोश बैठे रहे और खाने की मेज़ पर उनका एक भी जुमला नहीं था। अम्मा ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया, आजकल तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले लगते हैं। अम्मा ने फ़ौरन कहा, क्या मतलब है? घर के लिए कुछ कर रही हूँ तो भी बात, ना करूँ तो भी मसला। अब्बा ने आंखें नीचे करके कहा, बस चाहता हूँ मेरी बीवी का आना जाना, उठना बैठना थोड़ा सोच समझ कर हो। अम्मा ने हंसते हुए कहा, सोच समझ कर? मैं क्या कोई बच्ची हूँ? अब्बा ने कोई जवाब न दिया, लेकिन अगले दिन सुबह उनका मूड ख़राब था और वो दफ्तर जाने से पहले भी खामोश रहे। कुछ दिनों के बाद मैंने रात के वक्त अब्बा को फ़ोन पर बात करते सुना। वो कमरे में नहीं बल्कि सेहन में थे और आहिस्ता आवाज़ में किसी से कह रहे थे, मुझे अपनी बीवी पर शक है, वो फैक्ट्री के मालिक के साथ कुछ ज़्यादा ही करीबी हो गए है। कभी गिफ्ट, कभी लिफ्ट, कभी बोनस। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रह गई। मेरे पाँव जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। दिल तेज़ धड़कने लगा, लेकिन मैं हिली नहीं। वो किसी से मशवरा ले रहे थे या शिकवा कर रहे थे, ये समझ नहीं आया। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर एक दिन रात के खाने पर अचानक अब्बा ने अम्मा से कहा, नौकरी छोड़ दो, मुझे तुम्हारी ये मुलाजमत पसंद नहीं आ रही। अम्मा ने खाने का नवाला रोक कर उनकी तरफ देखा। क्यों, क्या किया मैंने? अब्बा ने सख्त लहजे में कहा, ज़्यादा मत बनो, सब जानता हूँ। वो तुम्हारा बॉस, वो तुम्हारे तोहफे, सब दिखाई देता है मुझे। ये पहला मौका था कि घर की मेज़ पर लड़ाई इस कदर बुलंद आवाज़ में हुई। हम बहनें सहम गई। छोटी बहन रोने लगी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अम्मा ने चीख कर कहा, मेरी कमाई खाते हो और शक मुझ पर करते हो? अब्बा ने हाथ मेज़ पर मार कर कहा, मैं मर्द हूँ, मेरे घर में इज्जत पहली चीज़ है और वो ख़तरे में है। उसी रात दोनों के दरमियान बहुत ज़ोर की लड़ाई हुई। मैं कमरे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। दरवाजे के पीछे से अम्मा की आवाज़ आई, अगर इतना मसला है तो अभी तलाक दे दो, नौकरी तो मैं छोड़ने वाली नहीं। और फिर अचानक एक ज़ोर की चीख सुनाई थी और साथ ही कुछ गिरने की आवाज़। अब्बा ने अम्मा पर हाथ उठाया था। दूसरी सुबह अम्मा की आंख सूजी हुई थी और चेहरे पर खराश थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब्बा ऑफिस चले गए और अम्मा ने बस इतना कहा, सब संभालो, मैं देर से जाऊंगी। हम सब मामूल के मुताबिक स्कूल चले गए, लेकिन शाम को जब लौटे तो अब्बा घर पर नहीं थे। रात आधी हो गई, फिर भी ना आए। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, जैसे उन्हें फिक्र ही ना हो। अगले दिन शाम के करीब दरवाज़ा खुला। अब्बा अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनकी हालत बुरी थी। शर्ट फटी हुई, चेहरे पर जख्म और बाजू पर पट्टी। हम सब भागकर उनकी तरफ गए। अम्मा दूर खड़ी रही। अब्बा ने बस इतना कहा, किसी ने पीछे से हमला किया है, रास्ते में। अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, या किसी से पंगा लिया होगा। अब्बा ने अम्मा की तरफ देखकर कहा, जिसे तुम बॉस कहती हो उसका अंदाज भी मुझे मालूम है। ये जुमला सुनकर अम्मा का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पहली बार अपने घर के अंदर वो खामोश जहर महसूस किया जो दिखाई नहीं देता मगर सब कुछ बदल देता है। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि साए सिर्फ बाहर नहीं, घरों के अंदर भी गहरे हो सकते हैं। अब्बा की ज़ख्मी हालत में घर वापसी के बाद एक अजीब सा सकूत छा गया था। अम्मा और अब्बा एक ही छत के नीचे रह रहे थे।
मगर एक दूसरे के लिए जैसे गैर हो चुके थे। बातचीत मुकम्मल बंद थी। खाने की मेज़ पर सिर्फ चमचों और प्लेटों की आवाज़ सुनाई देती। न सलाम, न दुआ, न कोई रोज़मर्रा की गुफ्तगू। छोटी बहनें कुछ समझ न पाती, लेकिन मैं जानती थी कि खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं होती, वो बोलती है। बस सुनने के लिए ध्यान चाहिए। अब्बा ज़्यादातर अपने कमरे में रहने लगे थे। एक शाम अब्बा ने कमरे से निकलकर अम्मा से कहा, सुन लो, अगर कल भी तुम काम पर गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अम्मा ने सोफे पर बैठे बैठे नज़र उठाई और बस इतना कहा, कल क्या, आज भी दे दूँ, मैं नौकरी पर ज़रूर जाऊंगी। हम सब सुन रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। छोटे सब सहमे हुए थे और मुझे अम्मा की बेनियाजी में अजीब सा जहर महसूस हुआ। अब्बा के चेहरे का रंग बदल गया, मगर उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो वापस कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात सब सोए, लेकिन मैं जागती रही। बार बार ख्याल आया कि सुबह क्या होगा। क्या वाकई अब्बा तलाक दे देंगे, या अम्मा खुद कुछ ऐसा कदम उठा लेंगी जिससे घर और भी बिखर जाएगा। अगली सुबह अम्मा तैयार हो रही थी। उन्होंने हमेशा की तरह साड़ी पहनी, लिपस्टिक लगाई और छोटी बहन को गोद में लेकर चुप करवाया। मैंने पूछा, अम्मा आज? उन्होंने बात काटते हुए कहा, बस खामोशी से स्कूल जाओ, तुम लोगों का काम पढ़ना है, बाकी छोड़ दो। मैं कुछ नहीं बोली, बस छोटी बहन का बैग संभाला और सबको लेकर स्कूल की तरफ रवाना हो गई। हम 6 बहनें स्कूल गई और जैसे हर रोज़ होता था वैसे ही दिन गुजरा। वापसी पर घर आए तो दरवाज़ा खुला था, मगर अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने सब कमरे देखे, सेहन में झांका, मगर वो कहीं नहीं थी। छोटी बहन ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? मैंने कहा, शायद बाहर गई हैं, आ जाएंगी। लेकिन देखिए किसी कोने में एक बेचैनी थी। वक्त गुजरता गया, दोपहर शाम में बदली, शाम रात में अम्मा लौट आई, थकी हुई सी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने दबे से लहजे में पूछा, अब्बा कहाँ हैं? उन्होंने फ़ौरन पलटकर सख्ती से कहा, मैं क्या पता लगाऊं, कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएंगे। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे कुछ जानते हुए भी वो अनजान बन रही हूँ। मेरे अंदर एक घबराहट थी। रात हो चुकी थी, अब्बा का कोई अता पता नहीं। वो कभी इतनी देर नहीं करते थे। उनका मोबाइल भी बंद जा रहा था। हम बहनों ने खाना भी नहीं खाया। सेहन ने बार बार दरवाजे की तरफ देखते रहे। अम्मा ने टीवी ऑन कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, अम्मा क्या कोई कॉल आई? बोली, बस करो राविया, दिमाग ख़राब ना करो, आ जाएंगे तो बता दूंगी। लेकिन वो रात गुजर गई और अब्बा वापस ना आए। दूसरे दिन सुबह जब हम सब नींद से उठे तो फ़ोन की घंटी बजी। अम्मा ने कॉल उठाई और चंद लम्हे खामोश रही। फिर उनका चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने कहा, हाँ हम आ रहे हैं। फ़ोन बंद करके उन्होंने मुझे देखा और बोली, तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है, तुम्हारे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सबकी सांसें रुक गई। कोई रोने लगा, कोई साकत हो गया। अम्मा ने खामोशी से दुपट्टा लिया और हमें तैयार होने का कहा। हम सब अस्पताल पहुंचे तो वहाँ कमला हमें सर्द खाने की तरफ ले गया। अब्बा की लाश वहाँ पड़ी थी, कपड़ों पर खून, चेहरे पर जख्म, आंखें बंद। एक गाड़ी ने उन्हें ज़ोर से टक्कर मारी थी। कुछ गवाहों के मुताबिक वो सड़क पार कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ देखते देखते अचानक गाड़ी की जद में आ गए। अम्मा ने रो धोकर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। मोहल्ले वाले आए, हमदर्दी करने लगे। कफन दफन का इंतज़ाम हुआ। सब कुछ इस कदर जल्दी में हुआ कि हम समझ ही न सके कि कल तक जो इंसान हमारे साथ था वो आज सिर्फ एक खामोश जिस्म बन चुका है। मोहल्ले वालों ने अम्मा को इद्दत बैठने का मशवरा दिया, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। तीसरी ही शाम फैक्ट्री जाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा, अम्मा आपको तो? उन्होंने काटते हुए कहा, काम पर जाना है, ये सब करने वाले बहुत होते हैं, कमाने वाले कम। हम सब खामोश हो गए और यूँ वो खामोशी जो अब्बा और अम्मा के दरमियान थी अब घर के हर कोने में गूंजने लगी। अब्बा तो चले गए, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ ले गए। सवाल, शिकवे और वो एतमाद जो कभी उस घर की बुनियाद था। अब्बा के जनाजे को भी 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि अम्मा ने घर के माहौल में ऐसी तब्दीली लाना शुरू कर दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहल्ले की औरतें पहले 2-3 दिन खाना लेकर आए, 4 दिन अफसोस के बहाने बैठी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी, क्योंकि उन्हें दिखाई देने लगा था कि अम्मा के अंदाज में अफसोस कम और आज़ादी ज़्यादा है। अम्मा सुबह पहले से ज़्यादा वक्त पर तैयार होने लगी। सर पर दुपट्टा नहीं, चाल में अजीब सा इत्मीनान, जैसे अब उनके फैसलों पर कोई रोक टोक बाकी न रही हो। इद्दत का तो नाम भी न लिया।
मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, अम्मा, मौलवी साहब ने कहा था आपको इद्दत बैठती है ना? उन्होंने बेनियाजी से कहा, इद्दत उनके लिए जो शौहर से रिश्ता जोड़कर जीती है, मैं तो बस साथ निभा रही थी। उसके बाद मैंने चुप रहना सीख लिया। दोपहर के वक्त एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अम्मा के जानने वाले मर्द, ज़्यादातर फैक्ट्री के वर्कर्स, अब दिन दहाड़े हमारे घर आने लगे। कोई पान लाता, कोई रस, कोई चॉकलेट और कोई सब्जी का शॉपर थमाकर चला जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो आकर घंटा 2 घंटे बैठते। दरवाज़ा बंद हो जाता, हम बहनें अंदर सहन में खेल रही होती और कमरे में हंसी की आवाज़ें आती। एक दिन मैंने देखा एक आदमी जो अम्मा के साथ अक्सर बैठता था, उसके हाथ में अम्मा का फ़ोन था। वो तस्वीरें देख रहा था और अम्मा उस पर झुककर मुस्कुरा रही थी। मैं गुजरने लगी तो अम्मा ने फ़ौरन पर्दा खींच दिया। शाम को अम्मा ने कहा, कल से तुम सब बहनें जल्दी सो जाया करो, मेहमान आते हैं तो घर साफ सुथरा लगना चाहिए। मैंने कहा, अम्मा, हमारे घर अब मेहमानों का सिलसिला बढ़ गया है। अम्मा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिनके सर से बाप का साया उठ जाए उनकी छत बचाने के लिए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। मोहल्ले वालों ने अब खुलम खुला बातें शुरू कर दी। दोपहर को खाला रशीदा, जो पहले रोटी पकाने में अम्मा की मदद किया करती थीं, आई और कहने लगी, बहन, थोड़ा ख्याल किया करो, बच्चियाँ जवान हो रही हैं, लोगों की ज़बानों को रोकना मुश्किल हो जाता है। अम्मा ने बहुत तहम्मुल से कहा, खाला, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे मेहमानों को नहीं रोक सकती मैं। उसी रात के बाद खाला रशीदा ने बयाना बंद कर दिया। मोहल्ले में बातें होने लगीं कि अम्मा का फैक्ट्री मालिक भी उनके करीब आ चुका है। वो एक दिन बड़ी गाड़ी में हमारे मोहल्ले आया अम्मा को लेने के लिए। अम्मा नए कपड़ों में लिपस्टिक लगाकर शाल ओढ़े बगैर बाहर आई और गाड़ी में बैठकर चली गई। हम सब दरवाजे से देख रहे थे। 2 दिन बाद वो वापस आए तो उनके साथ वही मालिक आया। गाड़ी से उतरते वक्त वो अम्मा को मैडम कहकर मुखातिब कर रहा था। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते रहे और जाते जाते मालिक ने अम्मा को एक लिफाफा थमाया। अम्मा ने हमें जमा किया और कहा, ये घर अब महफूज नहीं, मोहल्ले वाले जो मर्जी कहें, हमें अब यहाँ नहीं रहना। फैक्ट्री के मालिक ने हमारे लिए एक दूसरा घर लिया है, कल हम सब वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने कहा, इतनी जल्दी? उन्होंने कहा, अब्बा के बाद ये गली हम पर सिर्फ रहम करती है, इज्जत नहीं देती। नई जगह, नया आगाज़। अगले दिन वाकई एक पिकअप आई, हमारा सामान उसमें रखा गया और हम सब एक नए इलाके की तरफ रवाना हो गए। वो नया घर पिछले घर से बेहतर था। 2 कमरे, बड़ा सहन और अंदर बाथरूम। अम्मा बहुत खुश थी। उन्होंने घर की सफाई खुद की और हमें कहा, अब यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे। फैक्ट्री के मालिक का आना जाना बढ़ गया। वो कभी खाने के साथ आता, कभी फलों का थैला लेकर। अब्बा के बाद जिस खला ने हमें घेर लिया था, अम्मा ने उसे किसी और से भरना शुरू कर दिया था। मैंने एक दिन बहनों से कहा, कभी कभी लगता है अब्बा का बढ़ना नहीं, हट जाना था। छोटी बहन बोली, क्या मतलब हट जाना? मैंने बात बदल दी। सब कुछ अभी समझाना मुमकिन न था। नए घर में अगरचे सुकून था, लेकिन वो खामोश नज़रों का खौफ बाकी था। हर बार जब कोई मर्द अंदर आता, दरवाजे बंद होते, हम सब बहनें बस एक दूसरे को देखते। सवाल सबके चेहरों पर होते, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। नए घर में आए हुए कुछ हफ्ते ही हुए थे कि फैक्ट्री का मालिक का आना जाना ऐसे बढ़ गया। हम बहनें कमरे में होती थीं और अम्मा और सलीम साहब ड्राइंग रूम में बैठकर लंबी लंबी बातें करते। कभी कह के लगते, कभी दरवाज़ा बंद हो जाता। शुरू में अम्मा दरवाज़ा खुला रखती थी, फिर एक दिन कहने लगी, जब मेहमान आए तो दरवाज़ा बंद कर लिया करो, शोर बहुत होता है। रफ्ता रफ्ता हम सबको समझ आने लगा था कि अम्मा और सलीम साहब के ताल्लुक़ में अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। एक दिन स्कूल से आकर मैंने देखा, अम्मा ने नया सोफ़ा मंगवाया है, दीवार पर नया पेंटिंग लगा है और किचन में माइक्रोवेव रखा है। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? अम्मा ने फ़ौरन कहा, सलीम साहब ने दिया, कहा कि बच्चों को सहूलत मिलनी चाहिए। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, राविया, सलीम साहब चाहते हैं कि तुम कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करो, उन्होंने फ़ीस दी है, कल से जाना शुरू करो। मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे पास ना कोई मुतबादिल था, ना इनकार की हिम्मत। लेकिन अब मुझे यह भी महसूस होने लगा था कि सलीम साहब सिर्फ अम्मा के लिए नहीं, हम सब पर भी असर डालने की कोशिश कर रही हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी सोचा न था। दोपहर का वक्त था, अम्मा भी फैक्ट्री से आई ही थीं कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मॉडर्न सी औरत अंदर दाखिल हुई।
सुनहरी रंग का बैग, हील वाली सैंडल और सख्त चेहरा। उसने अंदर आकर अम्मा को ललकारा, क्या तुम ही हो जो खुद को बहुत चालाक समझती हो? अम्मा घबरा गए। आप कौन हैं? उसने हाथ में सलीम साहब की तस्वीर उठाकर दिखाई। ये मेरे शौहर हैं और तुम उनके दफ्तर में नौकरी करती हो, लेकिन काम से ज़्यादा और कुछ करती हो, वो भी मैं जानती हूँ। अम्मा ने बात संभालने की कोशिश की। बीबी, आराम से बात करो, मैं तुम्हारे शौहर की मुलाजमा हूँ, दोस्त नहीं। उस औरत ने हाथ में पकड़ा मोबाइल दिखाया। ये सब रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें हैं, तुम्हारे घर आते जाते, तुम्हारा साथ खाते पीते। अब तुम्हें फैक्ट्री तो क्या, बाजार में भी जगह नहीं मिलेगी। वो औरत कुछ देर चीखती रही, अम्मा को सबके सामने रुस्वा करने की धमकी दी, फिर वापस चली गई। हम बहनें एक कोने में सहम कर खड़ी थीं। अम्मा थोड़ी देर खामोश रहीं, फिर अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन अम्मा दफ्तर गईं तो दोपहर को जल्दी वापस आ गई। उनके चेहरे पर वो एतमाद नहीं था जो हर रोज़ होता था। उन्होंने हम सबको देखा, फिर पर्स एक तरफ रख कर कहा, फैक्ट्री बंद कर दी मेरे लिए। मैंने आहिस्ता से कहा, सलीम साहब कुछ नहीं बोले। अम्मा ने तलखी से जवाब दिया, वो अब बोलेंगे नहीं, बस छुपेंगे। बीवी को राज़ी करने के लिए मुझे कुर्बान किया है। उसके बाद सलीम साहब का आना जाना बंद हो गया। न फ़ोन आया, न पैगाम, न कोई वजाहत। अम्मा रोज़ एक जैसे कपड़ों में सेहन में बैठी रहती, दरवाजे पर नज़रें रखती, जैसे कोई आएगा और कहेगा कि सब हालत फहमी थी। अम्मा को फैक्ट्री से निकाले जाने के बाद कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा रहा, लेकिन वो ज़्यादा देर खाली बैठने वाली नहीं थी। पिछली शाम उन्होंने करीबी मार्केट से आकर बताया, एक बुटीक में काम मिला है, कुछ ही दूर है, सिलाई का काम है, बैठकर करना है, वक्त भी अच्छा है। हम बहनें एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अम्मा ने पर्स समेटा और अगले दिन से नया काम शुरू हो गया। शुरू में वो वक्त पर आती, थकी हुई होती, लेकिन पर्स में कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आती। कभी आइसक्रीम, कभी समोसे, कभी कोई नया दुपट्टा या मेहंदी की कोन। हम सब फिर से एक मामूल में डालने लगे थे। फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, बस इस बार चेहरे नए थे। बुटीक के क्लाइंट्स अम्मा को छोड़ने आने लगे और कुछ दिन बाद आने का बहाना बनाकर बैठने भी लगे। पहले पहले अम्मा उन लोगों से पर्दे के साथ बात करती, रफ्ता रफ्ता वो एहतियात भी ख़त्म हो गई। एक दिन अम्मा के साथ एक शख्स आया जो कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ लग रहा था। वो सोफे पर तेल लगा कर बैठा। अम्मा चाय लेकर आईं तो उसने मजाक में कहा, बहुत दिन बाद मिली हो, अम्मा से ज़्यादा दोस्त लग रही हो। अम्मा ने हंसते हुए कहा, दोस्ती का दौर है, रिश्ते निभाने का वक्त गया। मैं उस वक्त बावर्ची खाने में थी, लेकिन उनकी बातें दीवारों से टकरा कर मुझ तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, राविया, ज़रा चाय ले आओ, दोबारा ठंडी हो गई है। मैंने चाय बनाई और सोचती रही कि ये सब मेरे सामने होते हुए हो रहा है। पहले मैं नज़र चुराती थी, अब मैं देखकर भी अनदेखा करने लगी थी। कॉलेज में दाखिला लिए मुझे चंद महीने हो चुके थे। वो एक अलग दुनिया थी जहाँ हर चीज़ माँ की तरह बेबाक थी, लेकिन एक नया अंदाज लिए हुए। वहाँ मैंने रिदा और सोफिया से दोस्ती की जो हमारे ही गली में रहती थी, लेकिन मिजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। रिदा ने पहले हफ्ते ही कहा, तुम बहुत सादा हो, थोड़ा खुल कर जियो, ये कॉलेज है, मदरसा नहीं। सोफिया हंसी। राविया को देखकर लगता है जैसे वो कहानियों की दुनिया से आई हो। मैं पहले ही हिचकिचाती रही, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी बातों में आ गई। उन्होंने मुझे मोबाइल लेने पर राज़ी किया। अम्मा से फरमाइश की और हैरत अंगेज़ तौर पर अम्मा ने फ़ौरन ले दिया। कहने लगी, वक्त बदल गया है, बच्चियाँ भी होशियार होनी चाहिए। फिर रंगीन नंबर, दोस्तों की कॉल्स और SMS का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कॉलेज जाते हुए हम तीनों रास्ते में एक सीधी शॉप पर रुकती, नई फिल्में लेती और रात को छुप छुप कर देखती। अम्मा को अंदाज़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कभी कभी पूछती, क्या देख रही हो? मैं हंसती, फिल्म है, सोशल इशू पर है, समझने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी मुस्कुरा देती, अच्छी बात है, आजकल के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता मेरा लिबास, बोलचाल और अंदाज बदलने लगा। मैं आईने के सामने ज़्यादा वक्त गुजारती, लिप ग्लोस लगाती और कॉलेज में चलते हुए गर्दन ऊंची रखती। रिदा ने कहा, अब आए ना राह पर। सोफिया बोली, अब कोई ना कोई फ़ैन ज़रूर बनेगा। कॉलेज में हमारा एक ग्रुप बन चुका था जो उसातिज़ा की नज़रों में ख़ास नहीं था। हमें कई बार वार्निंग भी मिली, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हमारी क्लास की एक और लड़की अनम, जो बहुत संजीदा थी, एक दिन कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ कुछ अजीब है, संभल जाओ। मैंने हंसकर कहा, तुम जैसी बनकर क्या हासिल होगा,
जिंदगी है, जीना सीखो। वो खामोश हो गए और मैंने खुद को मज़ीद आज़ाद महसूस किया। अब मैं माँ की राह पर चल पड़ी थी, बगैर इस बात की परवाह किए कि वो रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि अब मुझे रुकने से ज़्यादा आगे बढ़ने का शौक़ लग चुका था, और वो भी उसी रफ्तार से जिसमें माँ ने कदम रखा था, बेझिझक, बेफिक्र और बेसमत। सीढ़ी वाले दिन की वो शाम जैसे मेरी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा थी। मैं अकेली थी, रिदा और सोफिया नहीं आई। वापसी पर जब सीढ़ी बैग से गिर गई और एक लड़का पीछे से आवाज़ देकर रुकने लगा, तो दिल में हल्की सी खुशी भी थी, हैरत भी। वो बाइक पर था, हाथ में मेरी सीढ़ी, मुस्कुराहट में खुद एतमादी और अंदाज में शराफत। ये आपके बैग से गिरी थी, मैंने नज़रें झुकाकर कहा। थैंक्स। सीढ़ी लेकर आगे बढ़ गई, मगर वो बाइक पर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चलता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से यह खामोश ताक को बुरा भी नहीं लगा। मोहल्ले के करीब पहुंचकर वो वापस मुड़ गया और मैं अंदर आ गई। वो पहला दिन था। उसके बाद वो अक्सर रास्ते में दिखाई देने लगा, कभी सब्जी की दुकान के बाहर, कभी गली के मोड़ पर, कभी बस स्टॉप पर। एक दिन बाइक आहिस्ता करते हुए बोला, आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने कहा, अराविया। और आप? शाहिद। फिर सिलसिला चल निकला। वो मोबाइल नंबर मांगने में ज़्यादा देर नहीं लगा था और मैं देने में ज़्यादा नखरे नहीं दिखाती। बातों का आगाज़ हुआ और जल्द ही दोस्ती में बदल गया। शाहिद किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अपनी माँ का इकलौता बेटा और रहने वाला निस्बतन अच्छे इलाके का था। फ़ोन पर बातें, मैसेजेस, कॉलेज के बहाने मुलाकातें, सब कुछ आसानी से होने लगा। शाहिद का वक्त का पाबंद, बातों में नरमी और अंदाज में संजीदगी रखता था। उसका ये तासुर मुझे मुतासर करता रहा। एक दिन अम्मा ने पूछ लिया, ये शाहिद कौन है जो रोज़ाना शाम को गली से गुजरता है? मैंने झिझकते हुए कहा, दोस्त है, काम करता है, कुछ वक्त से बात हो रही है। अम्मा ने गौर से देखा, फिर पूछा, क्या संजीदा है या बस वक्त गुजारे? मैंने फ़ौरन कहा, संजीदा है। अम्मा ने हंसते हुए कहा, तो फिर उससे कहो घर आकर मिले। हमारी नज़रों में होगा तो तुम्हें खुला मौका मिलेगा, वरना छुप छुप कर कुछ हासिल नहीं होता। शाहिद को बताया तो वो अगले ही दिन शाम को अम्मा से मिलने आ गया। अम्मा ने सवाल जवाब किए, उसकी तनख्वाह, नौकरी, घर का माहौल सब पूछा और जल्द ही वो घर का मेहमान बन गया। हम सब के लिए बिस्किट लाता, कभी आइसक्रीम, कभी चिकन रोल, और अम्मा के लिए हमेशा एक छोटा सा तोहफा। शाहिद का आना जाना अब इतना मामूली बन गया कि छोटी बहनें भी उसे भाई कहकर पुकारने लगी। कभी कभार अम्मा से गपशप भी करता और मेरे लिए अलग से फ़ोन कार्ड भी लिया था। तकरीबन 1 साल तक ये सब चलता रहा। हम साथ फिल्में देखने जाते, रिदा और सोफिया के साथ ग्रुप में शॉपिंग करते और छुप छुप कर तस्वीर भी बनवाते। एक बार मेरे फ़ोन में शाहिद के मैसेजेस बहन ने देख लिए, मगर कुछ न कहा, क्योंकि अब घर में यह सब मामूल बनता जा रहा था। फिर एक दिन शाहिद ने बताया, मेरा वीज़ा लग गया है, 3 माह बाद दुबई जा रहा हूँ। मैंने खुशी का इजहार किया, लेकिन वो संजीदा हो गया। इससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं खामोश हो गई। मैं शादी के हक़ में नहीं थी। जिंदगी अभी चल रही थी, मज़े में थी, बंधन बांधने का इरादा नहीं था। अम्मा से जिक्र किया तो उन्होंने गौर से सुना, फिर हंसते हुए बोली, शादी कर लो, लड़का तुम्हें पसंद करता है, तुम उसकी बीवी कहलाओगी, पैसे भेजता रहेगा और तुम यहाँ आराम से अपनी मर्जी की ज़िंदगी जियोगी। मैंने पूछा, मगर अगर वो वहाँ जाकर बदल गया, किसी और को पसंद कर लिया? अम्मा ने संजीदा होकर कहा, अगर तुमने शादी न की तो फिर वो तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं समझेगा और फिर भला कहाँ से याद रखेगा। शौहर का लक़ब एक ढाल है जो तुम्हें बांध कर भी आज़ाद रखता है। उनकी बात में शायद हकीकत थी, या वो मुझे अपनी राह पर ले जाना चाहती थी। बहरहाल मैंने शाहिद को हाँ कह दी। वो बहुत खुश हुआ। अगले ही हफ्ते उसकी माँ के साथ वो रिश्ता लेकर आ गए। उसकी माँ एक नर्म मिजाज औरत थी, बोलने में धीमी, हर बात पर सर हिलाने वाली। अम्मा ने जल्दी में सब कुछ तय कर लिया। बंदा जा रहा है, निकाह करके जाएगा तो दिल मुतमईन रहेगा। सादा सी तकरीब हुई, करीबी मस्जिद में निकाह, कुछ करीबी लोग और हम बहनों की चहल पहल। अम्मा के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे वो अपने हिकमत अमली में कामयाब हो चुके हों। शादी के बाद में शाहिद के घर आ गई। शुरू के चंद दिनों में सब कुछ नया, सब कुछ खास लगा। शाहिद की माँ खामोश सी औरत थी, शायद थकी हुई या शायद डरी हुई। निकाह के दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपनी पुरानी साड़ियाँ दिखाईं और कहा, ये सब तुम्हारी हैं, मेरे बाद तुम ही संभालोगी। मैंने वो साड़ियाँ हाथ में ली, मगर दिल में सोचा,
अब वक्त इन पुराने चीज़ों का नहीं रहा। मैंने अगले ही हफ्ते अपने लिए नया जोड़ा खरीदा और अम्मा को फ़ोन करके कहा, अम्मी, यहाँ तो सब खामोश है, आप और बहनें आ जाए। अम्मा ने सुना तो खुश हो गई, कहने लगी, हमारी बेटी ने तो हमें कभी मायूस नहीं किया। 2 दिन बाद ही अम्मा और बहनें मेरे नए घर में आ गई। सास ने दरवाजे पर उनका इस्तकबाल तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन साफ नजर आई। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, सिर्फ इतना कहा, ठीक है, सब कुछ जगह दे दी है, अब ख्याल भी रखना तुम्हारा काम है। पहले हफ्ते सबने मिलजुल कर वक्त गुजारा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अम्मा का असल रंग उभरने लगा। उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा और सास को कहा, आप बैठिए, अब हम संभाल लेंगे। सास ने हैरत से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगले दिन अम्मा ने घर की सफाई की, पर्दे बदले, सजावट बदली, बहनों को काम बांट दिया। कोई झाड़ू लगाती, कोई किचन संभालती और सास वो कोने में बैठकर खामोशी से सब देखती। रफ्ता रफ्ता हालात यूं बनने लगे कि सास को सब काम खुद करना पड़ता। अम्मा और बहनें एक कमरे में बैठकर गपशप करती, चाय सास बनाती, खाना वही पकाती और सफाई भी उन्हीं के हिस्से में आती। एक दिन सास ने हिम्मत करके कहा, बेटा, तुम सब यहाँ हो तो घर के कुछ काम संभालो। मेरा जिस्म जवाब देने लगा है। अम्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, अब आपको आराम की ज़रूरत है, बाकी सब हम कर लेंगे। लेकिन वो सिर्फ ज़ुबानी वादा था, हकीकत में कोई भी काम करने के मूड में नहीं था। सास ने कई बार मुझे तन्हा में समझाने की कोशिश की, राविया, ये घर तुम्हारा है, लेकिन घर चलाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, अम्मा जी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस थोड़ा बर्दाश्त करें। शाहिद इस दौरान वीज़ा दस्तावेज़ात के सिलसिले में मसरूफ़ था। जाते जाते उसने मुझसे वादा किया, मैं वहाँ से हर महीने पैसे भेजूंगा, बस माँ का ख्याल रखना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप फिक्र न करें, सब मेरे ज़िम्मे है। जैसे ही वो जहाज़ में सवार हुआ, मैंने खुद को उस घर के असली मालिक समझना शुरू कर दिया। सास की आवाज़ से मुझे हुक्म लगती, उनकी नसीहत जुमला लगती और उनकी खामोशी शिकायत। शाहिद के जाने के बाद हम सब ने अपनी मर्जी की ज़िंदगी शुरू कर दी। अम्मा ने कहानियों वाली किताबें निकाली, बहनों ने ड्रामे देखने का मामूल बनाया और मैंने कॉलेज की छुट्टियां ले ली। सास के हिस्से में सिर्फ काम बचा। एक दिन अम्मा ने कहा, राविया, अब तुम शाहिद की बीवी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें किसी के ताने सुनने की ज़रूरत नहीं। मैंने हाँ में सर हिलाया। अगले दिन सास सेहन धो रही थी और हम सब कमरे में बैठे चिप्स खा रहे थे। बहनों ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। सास ने कहा, आज बहुत शोर है, सर दर्द हो रहा है। मैंने पलट कर जवाब दिया, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लें। अब वो किचन में आकर पूछती भी नहीं थी, बस खामोशी से काम करती और कमरे में वापस चले जाते। 3 महीने गुजर गए। शाहिद की तरफ से हर महीने रकम आती और मैं उसे अम्मा को दे देती। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारे नाम है, बस ध्यान रखना कि कोई शिकायत ना हो। हमने घर के अंदाज बदल दिए, नया फर्नीचर आया, पर्दे बदले, मेहमानों के लिए टेबल सेट किया गया। सास उन सब में कहीं नहीं थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन शिकायत नहीं करती। एक दिन अम्मा ने कहा, ये औरत जब तक यहाँ है तुम आज़ाद नहीं हो सकती, उस पर नरमी दिखाए तो कल तुम्हें ये ताने मिलेंगे। मैंने कहा, लेकिन शाहिद। अम्मा ने बात काट दी, शाहिद वहाँ है, यहाँ तुम हो और तुम्हारा फैसला ही सबसे अहम है। उसी रात सास ने बुखार की हालत में मुझसे पानी मांगा। मैंने बहन को कहा, ले जाओ और साथ पैनाडॉल भी दे देना। वो ले गई, लेकिन सास की आंखों में जो कुछ था वो शायद शुक्रिया नहीं, शिकवा था। शाहिद को गए हुए 4 साल हो चुके थे। शुरू के कुछ माह उसके प्याहामात आते रहे, कभी कभार कॉल भी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो सब खत्म हो गया। आखिरी कॉल कब 2 साल हो चुके थे। मैंने ना कभी शिकायत की, न कभी उसके वापस ना आने का सवाल उठाया। पैसे वक्त पर आ रहे थे, हमें और क्या चाहिए था। मैं मुकम्मल तौर पर उस घर की हाकिम बन चुके थे। अम्मा का हुक्म, मेरा फैसला और बहनों का हंसी मजाक, ये हमारी दुनिया थी और इस दुनिया में शाहिद की माएँ खामोश बेजान वजूद बनकर रह गई थी। उनके चेहरे पर दिन ब दिन थकन बढ़ती जा रही थी, आंखें अंदर को धंस गई थी, लेकिन वो सुबह उठती थीं, झाड़ू देती थीं, बर्तन धोती थीं, कपड़े सुखाती थीं। न शिकायत न मुतालिबा। कई बार हम सब कमरे में बैठकर ऊंची आवाज़ में हंसते, फिल्म देखते, मौसीकी बजाते और वो सेहन में चुपचाप सफाई करती रहती। एक दिन अम्मा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अब भी जिंदा है, कब जाएगी आखिर। मैंने हंसते हुए कहा, पता नहीं, शायद वक्त को रहम आ गया है। सास ने ये सुना ज़रूर,
बगैचे से हर बार इस बार भी कुछ न कहा। वो अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। हमने कभी उनसे नरमी से बात नहीं की। उनके काम पर तनकीद करते, कपड़ों में दाग निकालते, खाने में नमक ज़्यादा या कम होने पर बातें सुनाते। कभी बहनों में कोई बोलती, नानी जी आप तो हर वक्त कुछ न कुछ गिरा देते हैं, हाथ कामते हैं आपके। सास सिर्फ मुस्कुरा देती या सर झुका लेती। मैंने कभी उनकी हिमायत नहीं की, बल्कि कई बार अम्मा के साथ मिलकर ताना मारा, हमने तुम्हें अपने साथ रखा, ये कम है क्या। एक दिन मेरी सास सख्त बीमार हो गए। बुखार तेज था, जिस्म कांप रहा था। मैंने अम्मा से कहा, लगता है दवा लानी पड़ेगी। अम्मा ने लापरवाही से कहा, दवा क्या देगी, चंद दिन की बात है, फिर आराम ही आराम है। मैं खामोश हो गई, दवा लेने नहीं गई। अगले दिन बहनों ने उनके लिए दलिया बनाया, लेकिन बहुत थोड़ा। सास ने सिर्फ चंद चम्मच लिए और फिर लेट गई। उनका चेहरा पीला हो चुका था। बहन ने कहा, भाभी उनको डॉक्टर को दिखा दो, हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा, ये बीमारियां बरसों चलती हैं, कुछ नहीं होता। शाम को वो बाथरूम गई और वापसी पर गिर पड़ी। अम्मा ने कहा, उठाओ उनको, मर जाएंगी तो हम पर इल्ज़ाम ना आ जाए। मैं और बहन ने मिलकर उन्हें उठाया, बेड पर लेटाया, पानी दिया। उनकी सांस तेज़ हो चुकी थी। मैंने कहा, अम्मी अगर कुछ हुआ तो। अम्मा ने संजीदगी से कहा, तो यही होगा जो सबके साथ होता है, मरना कोई नई बात नहीं। कुछ घंटों बाद सास की हालत संभल गई, लेकिन अब वो ज़्यादा खामोश हो चुकी थी। न किसी चीज़ का मुतालबा करती थी, न किसी बात पर रद्द-ए-अमल देती थी। सुबह से शाम तक एक ही कोने में बैठी रहती। मैं एक दिन उनके करीब गई और कहा, कुछ चाहिए। उन्होंने सर हिलाया। नहीं। मैंने कहा, कोई बात करनी है। बोली, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी बात से। ये जुमला सुनकर मैं रुक गई। दिल में जैसे कुछ चुभ गया, लेकिन फ़ौरन संभल गई। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं वापस आ गई, लेकिन रात को नींद नहीं आई। पहली बार दिल ने सवाल उठाया कि अगर शाहिद तला गया तो क्या देखेगा। वो मां जो कभी सर उठाकर बोलती थी, अब खामोश क्यों है। वो किचन में काम करने वाली अब दरवाजे पर क्यों बैठी है। 4 साल में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन जो नहीं बदला था वो शाहिद की माँ का सब्र था, और शायद मेरा रवैया, जो हर दिन और ज़्यादा सख्त होता जा रहा था। मार्केट में शॉपिंग करते हुए अचानक शाहिद की कॉल आई। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे एक झटका लगा। मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ, एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ, सीधा घर आ रहा हूँ। मेरी सांस रुक सी गई। लफ्ज़ मुंह से निकलने से पहले हलक में अटक गए। अभी अचानक? वो बोला, सरप्राइज़ देना चाहता था, तुम्हें और अम्मी को खुश देखना चाहता हूँ। फ़ोन बंद हुआ तो मेरे हाथ से शॉपिंग बैग्स गिर गए। बाजार की भीड़, गाड़ियों का शोर, सब एक तरफ। दिमाग में सिर्फ एक मंजर बार बार चक्कर लगा रहा था। सास सहन में काम कर रही थी जब मैं निकली थी। जल्दी से गाड़ी निकाली और घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में अम्मा को कॉल की, लेकिन कोई जवाब न मिला। दिल में घबराहट सी फैलने लगी। दरवाजे पर पहुंची तो शाहिद बैन उसे गेट के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन के साथ एक खुशी भी थी। तुम भी अभी पहुंची? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सर हिलाया। शाहिद ने दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा और लम्हे भर में उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सामने सहन में उसकी माँ ऊँधी मुँह ज़मीन पर पड़ी थी। उनके करीब अम्मा और मेरी दोनों छोटी बहनें खड़ी चीख रही थीं। उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? शाहिद ने एक पल को जैसे वक्त रोक दिया। उसने भागकर अम्मा को उठाया, उनका चेहरा ऊपर किया और फ़ौरन आवाज़ थी, अम्मी आंखें खोलो। अम्मी। मैं पीछे खड़ी रही, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अम्मा ने वजाहत देने की कोशिश की, गिर गई थीं, शायद चक्कर आ गया, हम तो बस पानी देने ही वाले थे। शाहिद ने उनकी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, बस माँ को उठाकर अंदर कमरे में ले गया। सास के हाथ में मोबाइल था जो शायद उनके साथ ही गिरा था। शाहिद ने मोबाइल उठाया, उसका स्क्रीन चेक किया और फिर कानों में ईयरफोन लगाकर रिकॉर्डिंग सुनने लगा। हम सब खामोश थे, अम्मा, बहनें और मैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। शाहिद की नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर थी। चेहरा सख्त होता जा रहा था। कभी कभी वो मेरी तरफ देखता, कभी अम्मा की तरफ। रिकॉर्डिंग में सास की आवाज़ थी, मेरी आवाज़, अम्मा की आवाज़, बहनों की हंसी, और उन सब के दरमियान वो ताने, वो बातें, वो अल्फाज जो हम रोज़मर्रा में बोलते थे, अब मोबाइल में बतौर सबूत महफूज थे। शाहिद ने मोबाइल हटाया, ईयरफोन उतारा और मुझे देखा। ये सब क्या है? मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज संभले। वो अम्मा की तरफ मुड़ा। अम्मी,
आप तो कहती थी कि मेरी माँ को अपना बनाकर रखेंगे। अम्मा ने फौरन कहा, बेटा, औरतों की बातों में अक्सर जज्बात होते हैं। हमने कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। तुम्हारी माँ खुद बहुत खामोश मिजाज है, हर बात दिल पर ले लेती है। शाहिद ने जोर से कहा, खामोश मिजाज होने का ये मतलब तो नहीं कि आप सब उन पर हुकूमत करें। वो मेरी माँ है, वो औरत जिसने मुझे पैदा किया, बड़ा किया, जिसे मैंने आग के हवाले किया और आपने उसे नौकरानी से बदतर हालत में पहुंचा दिया। मेरी बहनें खामोश खड़ी थी, चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। शाहिद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, राविया, तुमसे उम्मीद थी कि मेरे हर मौजूदगी में तुम माँ का सहारा बनोगी, लेकिन तुमने तो उनकी ज़िंदगी से सहारा छीन लिया। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा और बहनें। उसने बात काट दी। तुम इस घर के मालिक थे, तुमने कुछ न कहकर सब कुछ होने दिया। वो पलटा और कमरे की तरफ गया। सास सब होश में थी, आंखें नेमवा, उनकी आंखों में आंसू थे और वह शाहिद को देखते हुए बोली, बेटा, तू आ गया। शाहिद ने उनके हाथ थामे। अम्मी, आपने कुछ नहीं बताया। वो आहिस्ता से बोली, बताती तो कौन सुनता, बस मोबाइल में सब रख लिया, शायद कभी तो सुन दे। शाहिद ने उनके सर पर हाथ रखा। अब कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ। वो फिर मेरी तरफ मुड़ा और बहुत धीमे मगर कटे हुए अंदाज में बोला, मैंने तुम पर एतमाद किया था, तुम्हें बीवी बनाया, अपनी माँ के साए में रखा, और तुमने इस छत को जहन्नम बना दिया। अम्मा ने कहना चाहा, बेटा, औरतों की मजबूरी। शाहिद ने हाथ उठाकर रोका। मजबूरी नहीं, इख्तियार था आप लोगों के पास, जो दिल किया वही किया। फिर उसने कहा, अब फैसला मैं दूंगा। मैंने डरते हुए कहा, क्या मतलब? शाहिद ने नजरें चीरती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, अभी इसी वक्त। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरी माँ को तोड़ा और अपने अख्तियार से मेरे रिश्ते बर्बाद किए। मेरे कदम लड़खड़ा गए। अम्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, बहनें साकत हो गई। सास ने आंखें बंद कर दी जैसे अब उन्हें सुकून आ गया हो, और शाहिद वो खड़ा था जैसे सब कुछ ख़त्म करके खामोशी से पीछे हटने को तैयार हो। घर के अंदर जैसे हवा बंद हो चुकी थी, दरवाजे खुले थे, पर्दे हिले भी नहीं, लेकिन सब साकत था। शाहिद ने तलाक का लफ्ज़ अदा कर दिया था 3 बार, इतने साफ, इतने बेरहम अंदाज में जैसे वो कोई बोझ उतार रहा हो। मैं सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा ने सोफे का सहारा लिया और बैठ गई। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। छोटी बहनों ने नजरें चुरा ली। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे देखे। सास खामोश बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, मगर लबों पर एक सुकून जैसे बरसों से जो घुटन वो सहती रही थी आज ख़त्म हो गई हो। शाहिद ने अम्मा की तरफ देखकर कहा, यह सब ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ किसी का मुजरिम नहीं बन सकता। आपने जो किया वो मेरी माँ के साथ नहीं, मेरे साथ किया। अम्मा ने लब खोलने की कोशिश की। बेटा, हालात ऐसे हो गए थे। शाहिद ने बात काट दी। हालात नहीं, फैसले आपके थे। जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। मैंने कामती आवाज़ में कहा, शाहिद, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने हालत ही की, मानती हूँ, लेकिन तुम ऐसे। उसने मेरी तरफ देखा, निगाहों में अजनबियत थी। ये रिश्ता ख़त्म हो चुका राविया। तुम्हारे चेहरे पर वो सब कुछ लिखा है जो मैंने सालों बाद समझ पाया। अब माफ़ी या दलील का कोई मतलब नहीं। मेरी ज़ुबान बंद हो गई, कुछ भी नहीं बचा था। वो जो घर मेरा लगता था, वो दरो दीवार जैसे मुझसे बदजन हो गए थे। वो कमरों में जो चीज़ें मेरी पसंद की थीं अब पराई महसूस होने लगी थी। शाहिद ने चंद ज़रूरी चीज़ें समेटी, सास को साथ लिया और बोला, अम्मी चलें, अब आपको ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सास ने उठने से पहले एक बार मुझे देखा। उनकी नज़रें थकी हुई थी, लेकिन उनमें मुलामत नहीं थी। वो सिर्फ एक सवाल था, क्यों? दरवाज़ा बंद हुआ। उनके कदमों की चाप देर तक सुनाई देती रही। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा। राविया, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। किस्मत ने धोखा दे दिया। मैंने उनकी तरफ देखा। अम्मा, धोखा किस्मत ने नहीं, हमने खुद अपने साथ दिया। उस दिन रात को मैंने पहली बार आईने में अपने आप को देखा। वही चेहरा जो मैं हमेशा लिप ग्लोस और फाउंडेशन से सजाती थी, आज बगैर किसी मलमा के सामने था। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे हल्के और चेहरे पर थकन। मैंने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ और फिर धीरे से कहा, ये मैं हूँ। पूरे घर में खामोशी थी, लेकिन वो आईना चीख रहा था।
उन सारे बरसों की बेहिस्सी, नाफरमानी, खुद गर्जी, सब कुछ जैसे उस शीशे में कैद था। मैंने ड्रेसिंग टेबल का दराज खोला, पुरानी तस्वीरें निकाली। शादी के दिन की तस्वीर जब शाहिद मुझे देखकर मुस्कुराया था, वो लम्हा जो माजी बन चुका था। हम दोनों के चेहरों पर उम्मीदें थी। आज वो उम्मीदें सिर्फ राख हो चुकी थी। अम्मा कमरे में आई, कहने लगी, सुबह कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी दुनिया जो मैंने अपने अंदाज से बनाई थी, आज मेरे हाथ से खिसक चुकी थी। अगली सुबह अम्मा ने सारा सामान पैक करवाया, कुछ रिश्तेदारों से रब्ता किया और चंद दिन के लिए एक जानने वाले के घर जाने का फैसला किया। मैंने घर की आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो दरो दीवार जो बरसों मेरे नाम रहे, आज बेजुबान गवाह बने खामोश खड़े थे। दरवाजे पर लगे फूल मुरझा चुके थे और सेहन में फैला सूरज भी जैसे तंजिया हंस रहा था। नए घर पहुंचकर अम्मा ने कहा, ये सब वक्ती है, संभल जाएंगे। मैंने पहली बार उनकी तरफ देखा और बोला, हम वक्त को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो बीज हम बोते हैं वही उगते हैं। हमने बीज ही जहर के बोए थे, अब फसल तो कड़वी ही आनी थी। अम्मा ने कुछ न कहा। कमरे की दीवारों पर खामोशी छा गई। दिन गुजरते गए, लेकिन अंदर कुछ ठहर गया था। वो एहसास जो पहले कभी छूता भी नहीं था, अब दिल में चुभता रहता। सास की खामोशी, शाहिद की नाराज़ी, घर का छिन जाना, सब एक एक करके आंखों के सामने आता और दिल पर बोझ बढ़ता जाता। किसी दिन शाहिद वापस अपनी ज़िंदगी में सुकून पालेगा। सास शायद कुछ सुकून के लम्हे गुजारेंगी, लेकिन मैं इस कर्व में ज़िंदा रहूँगी, जहाँ हर आईना मुझे वो दिखाएगा जो मैं बन चुकी थी। एक ऐसी औरत जिसे सब कुछ मिला, लेकिन उसने कुछ संभाला नहीं। यह अंजाम नहीं था, ये आगाज़ था एक ऐसी ज़िंदगी का जिसमें शर्मिंदगी वाहद सच थी। अपनी आज़ादी का मतलब दूसरों की इज्जत पामाल करना नहीं होता। ज़िंदगी में अख्तियार मिलने पर किरदार साबित करना पड़ता है, सिर्फ कामयाबी नहीं।